और मेरी आदत है, फिर जब मैं जो काम पकड़ लेता हूँ फिर मैं पूरा करके छोड़ता हूँ। मेरे लिए तो एक वो मोमेंट था कि मैं जब सामने जाके खड़ा हूँगा तो क्या हो जाएगा ना, ऐसा अब वो उठाना नहीं है या कुछ है वो तो लगता अलग है बात कि हो सकता है अगले आदमी के लिए बिजी हो हैं। गाड़ी रखी फॉर्च्यूनर नंबर 0004, अनूप चहल के चर्चे पूरे यारों का वो यार। मतलब उस शहर में एक खास चीज़ है कि अगर आप वहाँ पे हो और आप काम कर रहे हो तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है उस शहर। बढ़िया चीज़ जी कुछ भी हो, मुझे डिवोशनल गाने तो करने ही करने हैं। मतलब मैं चाहे साल में 2 करूँ, 3 करूँ, 4 करूँ। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे, भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। धोखा तो खाना चाहिए मुझे लगता है, बढ़िया चीज़ है। मैं लड़की के बारे में बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं लड़की की नहीं कर रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल आपके अपने पॉडकास्ट फरीदाबाद रॉकर्स में आज के जो हमारे गेस्ट हैं एक बहुत ही अच्छे सिंगर मिस्टर वायरस। नमस्कार। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया। कैसे हो? भाई मेरे पास ना क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ना मेरा आपके नाम को लेके ही है। नाम को लेके कि नाम वायरस कैसे पड़ा? हाँ, कि जो नाम रखा भाई आपने वायरस, जी, उसके पीछे का रीजन क्या है भाई? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि जब मैंने शुरुआत करी तो एक तो ऐसा नाम चाहिए था जो इंडस्ट्री में जब कोई सुने तो एक बार ही सोचे कि भाई ये नाम कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, यूनिक है। हाँ। तो वायरस एक तो नाम मुझे ऐसा लगा कि है वो कैचीपन है, और दूसरा वायरस जो होता है ना वो जहाँ घुस जाता है तो फिर इतनी आसानी से तो निकलता नहीं है। अच्छा। और इंडस्ट्री में घुसना था हाँ, तो फिर, और मेरी आदत है, फिर जब मैं जो काम पकड़ लेता हूँ फिर मैं पूरा करके छोड़ता हूँ। बहुत तो बस वायरस नाम रखा, मैंने कहा घुस जाएंगे एक बारी और फिर इंडस्ट्री में कुछ कहर मचाएंगे, कुछ धमाल कर देंगे। तो भाई जैसे आप सिंगर हो जी, राइटर भी हो जी। और क्या क्या खूबी है भाई आपके अंदर? मैंने सुना है कि वायरस ऑल इन वन है, तो क्या भाई? ऑल इन वन ये है कि गाता भी हूँ, रैप भी करता हूँ, म्यूज़िक भी करता हूँ, लिरिक्स भी लिखता हूँ, कंपोज भी कर लेता हूँ और थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर लेते हैं अब। तो भाई इस सब की शुरुआत कैसे करी? शुरुआत मेरी हुई 2014 से। मतलब जब मैंने फोकस किया कि नहीं मेरे को म्यूज़िक में ही कुछ करना है, तो कुछ ऐसा नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई म्यूज़िकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई इंडस्ट्री में लिंक नहीं थे, कनेक्शन नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो बस ये था कि हाँ सीखना है, कुछ करना है। तो फिर एक ग्राउंड लेवल से समझ लो, अपने शहर से देहरादून से मैंने शुरुआत करी। देहरादून में जो म्यूज़िक की जानकारी रखते थे कुछ उनके पास बैठना शुरू किया, कुछ उनसे थोड़ी सी नॉलेज लेनी शुरू करी। फिर मैं मुंबई मूव हुआ थोड़ा टाइम, पर मुंबई में अच्छे जो है वो लिंक्स मिलते रहे, अच्छे अच्छे लोग मिलते रहे। आदित्य नारायण हो गए और काफ़ी सारे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हो गए, तो इनके साथ सबके साथ काम मैंने किया वहाँ पे। तो वो एक तरह से देख देख के उनके साथ काम करके वो एक्सपीरियंस लेके जो है उससे जो है वो ज़्यादा सीखा है। उनसे ज़्यादा सीखा है जी। भाई। एक बम भोले गाना है जी। जो मतलब सबने ही सुना है, मतलब टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह भाई वो छाया हुआ था। लक्ष्मी मूवी का था जो अक्षय कुमार सर ने वो किया था उसको। भाई आपको पहले से पता था कि इस मूवी के लिए गाना गाना है, या आपने गाना गा रखा था फिर बाद में मूवी के लिए दिया था भैया? तो ये गाना बेसिकली हमने 2017 में रिलीज़ कर दिया था एज अ ऑडियो। ये पहले ऑडियो रिलीज कर दिया था? तो ये मेरा पहला गाना था, और पहला ही गाना जो है वो भोलेनाथ के आशीर्वाद से मतलब ऐसा चला कि वो बॉलीवुड तक गाना पहुंचा। तो इसका एक सफ़र बहुत अच्छा था इस गाने का। पहला ही गाना कर रहे थे तो ये था कि भोलेनाथ का नाम लेके शुरुआत करते हैं, और जब ये गाना बन गया, सारी चीज़ें हो गई, तो बस मंदिर में खड़े होकर भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़े कि बाबा गाना चला दो, और सफ़र की शुरुआत जो है वो अच्छी हो जाए। पर ये नहीं बताया कि भोलेनाथ का इतना आशीर्वाद मिलेगा, इतना प्यार मिल जाएगा कि वो पहला ही गाना जो है वो हिट होएगा और वो फिर बॉलीवुड तक पहुंचेगा। बॉलीवुड तक। जी भाई ये अक्षय कुमार सर ने फिल्माया ये गाना, जी। तो 3-4 दिन तो शूट चला होगा इसका? हाँ, 3 दिन का शूट। तो आप वहीं थे? बिल्कुल। अक्षय कुमार सर के बारे में बात बताओ कि जैसा वो स्क्रीन पे दिखते हैं ऐसे ही हैं या उनका नेचर अलग है भाई? उनका नेचर जैसा सुना है, इंडस्ट्री से भी सुना है और काफ़ी सारी जगह पे आप देखते हो, तो वो वैसा ही नेचर है, और बल्कि उससे भी ज़्यादा वो फ़नी, वो मस्ती मजाक और वो सारी चीज़ें और कंफर्टेबल करना। मतलब मेरे लिए तो एक वो मोमेंट था कि मैं जब सामने जाके खड़ा होऊंगा तो क्या हो जाएगा ना, ऐसा मतलब एक थोड़ा सा होता है ना कि आप घबरा जाते हो या पहली बार मिल रहे हो तो नर्वसनेस आ जाए, पर इतना कंफर्टेबल कर दिया उन्होंने
कि 5-10 मिनट बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था, और दूसरे दिन तो मैं इतना चिल था कि कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब आराम से वैनिटी का गेट खोल रहे हैं, जा रहे हैं पाजी के पास, बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो वो वाला सीन था। डाउन टू अर्थ बिल्कुल। बहुत डाउन टू अर्थ, तो कहने का मतलब अक्षय कुमार सर बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, और इतना कंफर्टेबल कर देते हैं और इतना प्यार देते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि आप पहली बार ही मिल रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं कितने टाइम से काम कर रहे हो, इतना बढ़िया करके मिलते हैं, मतलब अच्छे थे। जी। तो भाई जैसा कि हमने देखा है उनके इंटरव्यू में भी और वैसे भी कि वो ना शूट पे मौज मस्ती करते हैं, ये सब ये है भी या फिर? बिल्कुल है, मौज मस्ती रहेगी, सारे मतलब जितना भी क्रू रहेगा सबके साथ कुछ ना कुछ एक वो मोमेंट जो है वो क्रिएट करके रखते हैं, एक वाइब क्रिएट करके रखते हैं। अब जैसे बम बोले में लगभग 450-500 डांसर्स थे जी। तो वो बहुत बड़ा सेट था, बहुत बड़ा क्रू था, सारी चीज़ें। और मैं देख रहा था कि जब, क्योंकि मैं स्क्रीन पे बैठा हुआ था, तो जब कट होता था तो एकदम पोलाइट हो जाते थे, लाइट सबके साथ आसपास हंसी मजाक वाला वो माहौल चल रहा है, लेकिन जैसे ही एक्शन बोला जाता है ना तो वो बैक टू कैरेक्टर, और वो एनर्जी और वो सारी चीज़ें, तो वो एक मेरे को सीखने को मिला कि वो एनर्जी कैसे रखनी है, बचा के रखनी है वो टेक के लिए, वो वाली चीज़ें मैंने तब देखी फर्स्ट टाइम। तो मतलब ये अक्षय कुमार सर से ही सीखा है सारा कुछ। भाई मेरा अगला क्वेश्चन है, जैसे कि कहते हैं कि जो सेलिब्रिटी होते हैं उनका फ़ोन होता है वो उनके मैनेजर ही यूज करते हैं, वो तो शूट वगैरह पे ज़्यादातर बिजी होते हैं, इस बारे में क्या सच्चाई है भाई, हम आपसे जानना चाहते हैं। इस बात में कोई सच्चाई है ही नहीं। क्या? ये तो कहने की बातें हैं, ऐसा ना बोलने में अच्छा लगता है कि बहुत बिजी हैं, बहुत काम है जी, मैनेजर के पास फ़ोन है, वो तभी होगा, हो सकता है कि वो कहीं उस लेवल पे पहुंचने, जैसे शाहरुख खान या सलमान खान उस लेवल पे काम करते हो तब भी, पर मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं इंडस्ट्री के बीच में रहता हूँ, जितने भी आर्टिस्ट के बीच में रहता हूँ, मैंने वो सबको फ़ोन यूज़ करते हुए देखा, मतलब सारा टाइम फ़ोन हाथ में ही होता है। जैसे कि अपना टेक दिया और फ़ोन लिया और थोड़े से हाँ, थोड़े फिर अगर टेक के टाइम पे रखना है तो साइड में रख दिया बस। और अगर कोई बोल रहा है कि यार मैं बहुत बिजी हूँ या कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, फ़ोन सामने ही बज रहा होता है, अब वो उठाना नहीं है या कुछ है वो तो लगता है कि हो सकता है अगले आदमी के लिए बिजी हो, हैं? भाई हम रोस्ट तो ना कर रहे किसी को, नहीं भाई हम रोस्ट ना कर रहे। तो आपके हिसाब से लगभग ऐसा है कि हर इंसान 2-4 घंटे में फ़ोन तो देखता ही है अपना, अगर कितना ही बिजी हो, अगर 2-4 घंटे भी ज़्यादा कह दिया आपने। अच्छा, 15-20 मिनट में ही देखता है, 15-20 मिनट में देख लेते हैं। भाई मुंबई शहर के बारे में कोई खास बात बताओ। मुंबई शहर बहुत अच्छा शहर है, ख़ास बात यह है कि उस शहर में काम है, तो एक कलाकार के लिए वो ख़ास हो जाता है वो शहर जहाँ पे काम हो। हालांकि अब काफ़ी सारे जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ बन गई हैं कि लोग कहीं पे भी बैठ के काम कर रहे हैं। और वो है, जैसे मेरे साथ भी है कि मैं मुंबई में होता हूँ लेकिन मुंबई के अलावा भी ट्रैवल करता हूँ। मतलब उस शहर में एक ख़ास चीज़ ये है कि अगर आप वहाँ पे हो और आप काम कर रहे हो तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है उस शहर की। बढ़िया चीज़ है। और मतलब ऐसा क्या लगता है आपको जो कुछ हट के अलग लगता हो वहाँ पे? हाँ, हट के अलग तेज़ी बहुत है उस शहर में। तेजी मतलब भाई? तेज़ी मतलब हर कोई भाग रहा है, हर कोई, मतलब जैसे हमारे शहर हैं, हम लोग जो हैं वो जैसे कहीं भी बैठ गए यार दोस्तों में चिल कर हाँ, मतलब हम बैठे तो अपने घड़ी नहीं देखते कि आधा पौना घंटा या कुछ, वहाँ तो हर 2-2 मिनट की 5 मिनट की वो है कि हाँ इतना टाइम दे दिया जी, इतने बजे पहुँच जाओ। कहीं मीटिंग के लिए जाना है तो 1.5 घंटे ट्रैफिक में ही हो आप, फिर आप भाग रहे हो, मतलब रात रात भर भी शहर चल रहा है, तो वो वाली चीज़ है, वो एक तेज़ी है उस शहर के अंदर, जो आप रुक गए तो आप पीछे छूट जाओगे, कोई और आगे निकल जाएगा। मतलब शहर भाग रहा है, हमें उस हिसाब से भागते रहे, अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। भाई अब तक सबसे कम टाइम में कौन सा गाना आपने तैयार किया है और कितने टाइम में किया है? ऐसे हैं कुछ गाने, और जो सबसे कम, हाँ जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक गाना था, और ये एक पंजाबी मूवी थी, तो उसके लिए एक ऐसा आया कि वो एक गाना रिप्लेस करना था एक्चुअली मूवी के अंदर। अच्छा, तो वो रिप्लेसमेंट उनको चाहिए थी रातों रात। तो वो ऐसा था कि वो गाना आज रात को ही चाहिए उनको बना के, और वो कल सुबह गाना रिप्लेस होना है। तो सारी रात बैठा गया, उस पर काम किया, और मुझे लगता है शायद 5 से 6 घंटे के अंदर गाना बना के, रिकॉर्ड करके, उसे मिक्स मास्टर करके, फाइनल करके, और सुबह 7 बजे गाना दे दिया गया था कि लो जी, कि आपके पास है ये गाना, मतलब भेज दिया था गाना। और फिर फाइनल फाइल्स वगैरह और वो सारी चीज़ें तो बाद का प्रोसेस होता है, वो कर लिया, पर एटलीस्ट उनको वो प्रोडक्ट मिल गया कि हाँ आप इसको अपने रिप्लेस करो और आप करो रिलीजिंग, तो वैसे बना था। भाई मैंने देखा आप ज़्यादातर भक्ति वाले, भगवान के गाने ये ज़्यादातर बनाते हो, इसके पीछे की कोई खास कारण, खास वजह? खास वजह यही है कि एक तो उसमें श्रद्धा बहुत है।
श्रद्धा बहुत है। हाँ मतलब मुझे लगता है कि जो हो रहा है, जो कुछ कर रहे हैं वो वही कर रहा है। भाई श्रद्धा तो सबकी होती है भगवान में, मेरी भी है। हाँ तो आपको भी अंदर से फिर वो फीलिंग आती होगी ना, जब हाँ मतलब फीलिंग। कभी ना कभी तो मन करता होगा ना कि हाँ भगवान के दो बोल गुनगुनाए जाएं। और फिर हमारा काम ये है, हमारे को अगर वो कला दी है या ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि वो चीज़ें अच्छी चल रही हैं, उनके आशीर्वाद से भोलेनाथ ने इतना आशीर्वाद दिया कि एक गाने ने मुझे पहचान दे दी, एक इतना बड़ा नाम दे दिया। तो मुझे लगता है मतलब उसी दिन मेरे मन में जब वो गाना बम भोले चला था, तो उस दिन से मन में ये एक बात आ गई थी कि कुछ भी हो, मुझे डिवोशनल गाने तो करने ही करने हैं। मतलब मैं चाहे साल में 2 करूँ, 3 करूँ, 4 करूँ, जितने कर सकूँ मैं उतने डिवोशनल गाने साथ साथ करूँगा। साथ में कमर्शियल गाने भी करता हूँ मैं, बट डिवोशनल गाने मैं ज़रूर करता है। जरूर करो भाई। आपका एक गाना है बम बम भोले, जी गणेश आचार्य जी के साथ जी है भाई, उसका एक्सपीरियंस शेयर करो हमारे साथ। क्योंकि भाई वो तो मैंने देखा उन्हें भाई, बहुत तगड़े कोरियोग्राफर, मतलब एक एनर्जी होती है भाई उनके अंदर, है ना। उनकी एनर्जी बहुत ख़तरनाक है। और मुझे लगता है कि गोविंदा जी के समय से ही जी है ना, वो एक डांस का स्टाइल जो लेके आए और सारी चीज़ें, तो तब से उनको हमने भी देखा था। और जब पहली बारी वो मौका मिला उनके साथ काम करने का, और इस गाने की भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो आपने मेरे को बोला कि जल्दी से जल्दी गाना बनाने वाली, उसमें से एक गाना ये भी है जिसमें मेरे को मास्टर जी का फ़ोन आया और उन्होंने मेरे को बोला कि गाना करना है, मैं बनारस जा रहा हूँ ऑलरेडी एक गाना शूट करने के लिए, तो मेरी सारी टीम वहाँ पे है, सब लोग वहाँ पे हैं और मैं चाहता हूँ कि एक भोलेनाथ का गाना किया जाए। तो बस वो एक दिन का समय उनसे मिला था, एक दिन में ही वो गाना रेडी किया गया, उनको भेजा, और जैसे ही मास्टर जी ने सुना उनका तुरंत फ़ोन आया कि भाई डन हो गया, मैं कोरियोग्राफी और सारी चीज़ें सेट कर रहा हूँ, आप आ जाओ। तो बस मैंने फ्लाई किया, हम बनारस गए और बनारस में हमने शूट किया और बहुत ही कमाल, बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। गाना बहुत नेचर कैसा भाई उनका? उनका नेचर बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। मतलब वहाँ पे थे हम तो बनारस में हमारे लिए लस्सी मंगवा रहे हैं, पेड़े मंगवा रहे हैं, बैठे हुए हैं, और ऐसा नहीं हो रहा कि हाँ सिर्फ गाने की बात चल रही है, शूट की या काम की बात चल रही है, और बातें चल रही हैं, मतलब और मौज मस्ती बताओ चल रही है। हाँ। तो क्योंकि बम भोले की कोरियोग्राफी भी जो है वो गणेश आचार्य जी ने करी थी, अक्षय कुमार जो हैं पाजी के लिए जी। तो वो उन्होंने ही कोरियोग्राफी करी। तो वो पुरानी बातें हो रही थी उनसे कि उस टाइम पे हमने ऐसे किया, अक्षय पाजी ने ऐसे किया, तो वो पुराने किस्से भी सुना रहे थे और उनसे भी उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सुनने को मिल रहा है। तो काफ़ी मतलब मस्ती मजाक वाला माहौल बना हुआ था उनके साथ। बना हुआ था भाई। हाँ, पर वो बहुत प्यार करते हैं, आज भी जब भी बात होती है उनसे तो उनका नेचर बहुत अच्छा है भाई। मैंने अभी जो लक्ष्मी मूवी में वो गाने में वो सीन है, अक्षय कुमार सर को एकदम आंख बाहर निकाल के एकदम वो करते हैं, तो आप उस समय वहीं थे? वहीं पे था तो कहीं ऐसा ना होता जैसे जो बाकी जो बाहर का क्रू होता है वो बैठ के देख रहा है, तो उनका क्या रिएक्शन होता है भैया? रिएक्शन ऐसा होता है जैसे मैं ही स्क्रीन पे बैठ के देख रहा था। हाँ। तो आप ना वो एनर्जी, क्योंकि जब कट होने के बाद वही बंदा एकदम नॉर्मल हो जाए ना, हाँ। तो आपको पता चलता है कि यार कि हाँ ये है एक्टिंग, ये कैरेक्टर पकड़ना है, इसे कहते हैं कि यार वो चीज़। तो वो एनर्जी तो सबको गाने में दिखी गई। जब लोगों ने गाना देखा तो वो एक सबसे खास चीज़ जो उस गाने की थी, उस गाने की एनर्जी को कोई परफॉर्म करके उस लेवल तक ले जा सकता है तो वो अक्षय पाजी ने किया। और जब आप स्क्रीन पे बैठ के देख रहे होते हो, जब शूट हो रहा होता है और आप वो देखते हो ट्रांसफॉर्मेशन की हाँ ये चीज़ हो रही है, हाँ। तो वो मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था, मतलब गूज बम्स वाली फीलिंग होती है ना, वो वैसा था कि रोंगटे खड़े हो गए। मतलब वो गाना अक्षय कुमार सर के लिए ही बना था। ये तो भोलेनाथ का गाना है, मैं आज भी बोलता हूँ वो भोलेनाथ का गाना है। उन्होंने चुना कि ये गाएगा, उन्होंने चुना कि अक्षय कुमार जी परफॉर्म करेंगे, तो सारे ऊपर वाले की सब उनकी कृपा है महाशक्ति दुर्गा करके जो गाना है अभी आपका 2-4 दिन पहले आया, तो अभी 20 दिन के अंदर उस पर 8.6 मिलियन आ गए। तो भाई ये आप लोगों को पहले से ही पता होता है कितने आई जाएंगे या फिर क्या चक्कर होता है भाई इनका? नहीं ऐसा कि भाई गाना तैयार किया, अरे इतने तो आई जाएंगे, क्या हो गया है भाई? पहले वाले पे 300+ मिलियन है और भाई इस पे इतने, मतलब किस तरीके से, मतलब पहले आइडिया लग जाता है? देखो व्यूज जो है ना, नंबर की गेम तो ऐसी है कि सारी दुनिया नंबर की गेम में ही भाग रही है, और मुझे लग रहा है कि नंबर से ही आर्टिस्ट की पहचान ऊपर नीचे होती है शायद, जो आजकल समझ आता है मुझे इंडस्ट्री में। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप गाना करते हो तो आपके अंदर ना एक वो फीलिंग होती है कि यार ये गाना चले, ये लोगों तक पहुंच जाए। तो मैं नंबर्स को उतने प्रेफरेंस नहीं देता। जब वो नंबर बड़े होते हैं तो आसपास से लोग बताते हैं कि यार ये इतना हो रहा है ना, सही चल गया, सही रिस्पॉन्स है, या जिस कंपनी के लिए आप गाना करते हो तो कंपनी आपको बताती है किस तरह का रिस्पॉन्स है। बट आपका ये मन होता है कि यार
एज अ सिंगर मेरा गाना मैं कहीं पे जा रहा हूँ और कोई 2 लोग सुन रहे हैं ना, या मैं कहीं से निकल रहा हूँ कहीं पे गाना बज रहा है, तो वो एक जो फीलिंग होती है, जैसे बम बोले आज आप हरिद्वार कभी भी कावड़ के टाइम पे जाओ या कहीं भी वही जाओ, चलता है, तो वो गाना हर डीजे पे, मतलब हर जबान पे भाई। हाँ, तो वो गाना बज रहा होता है ना, तो वो अपने आप को खुशी होती है। मैं कई बारी, मैं क्योंकि हर बार कावड़ लेने जाता हूँ, तो जब मैं जाता हूँ और मैं वहाँ से निकल रहा होता हूँ, तो वो फीलिंग जो है ना वो एक अलग होती है आई कि जाती है। जिस गाने पे सब लोग साइड में नाच रहे हैं, उनको पता भी नहीं कि ये साइड से जो जा रहा है कि ये इसका गाना है, आप आराम से चुपके से निकल गए, निकल गया, है मजा ना। आ जाता तो वो वाली चीज़, वो फीलिंग अलग है। भाई। अभी जैसे आपने बताया कि आप लिखते भी हो, जी। है ना, अभी आपने बताया कि आप लिखते भी हो, तो लिखने के लिए एक माहौल कैसा चाहिए, मुझे लगता है जगह जगह कैसी होनी चाहिए, लोग कैसे होने चाहिए आसपास भाई? आसपास देखो, कंटेंट आपको कहीं से भी मिल सकता है ना, और वो थॉट जो है वो कभी भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। तो आप कहीं भीड़ भाड़ में हो, लेकिन आपकी नज़र किसी चीज़ पे पड़ गई जिससे आपको लगता है कि यार इस पे 2 लाइनें लिखी जा सकती हैं, तो वो भी एक थॉट है। और कहीं आप एकांत में और आपको ब्यूटी बहुत दिख रही है, आप शांति के माहौल में बैठे हो, शायद कोई थॉट आ जाए, तो मुझे लगता है वो थॉट जब भी आए, उस थॉट को कंप्लीट कर लेना चाहिए उसी टाइम पे बैठ के। चाहे आप कहीं भीड़ भाड़ में भी हो ना, तो 2 मिनट अलग आ जाओ, उस थॉट को कंप्लीट कर लो, और फिर उसको स्टूडियो लेके जाओ थॉट को, और फिर बैठो और उस पर गाना बनाया जाए। तो मुझे लगता है एक अलग सा कोई माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं होती जब आप बैठते हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम स्टूडियो बैठते हैं और 6-6 घंटे 7-7 घंटे बैठे रहते हैं, पर नहीं आता गाना, तो ऐसा भी हो जाता है किसी तो आपका मैं कहने का मतलब है माहौल की हर जगह की कोई जरूरत ना, जब लिखने का मन हो गया तो फिर लिख ही देते हैं। मतलब अगर है अंदर तो फिर लिख ही देंगे। अच्छा भाई, जैसे चलो ये रख दिया क्वेश्चन अलग मैंने, ठीक है, मेरे दिमाग में और कुछ आ गया। अगर मैं आपको कोई लाइन दूं, आप अभी लिख दोगे उसे? लिख देंगे। अरे मैं तो सोच रहा भाई किंग की मोल चाहिए, लिख दोगे भाई उसे? लिख जाएगा। तो मैं आपको टॉपिक देता हूँ, ठीक है जी, ठीक है? बताओ। लिखने के लिए पेन मंगाऊँ या क्या फ़ोन में लिखोगे, कैसे? किस में भी लिख देंगे, फ़ोन में लिख देंगे। हाँ दे दो भाई, कोई कट ना लगेगा, ठीक है? डन है, कोई कट ना कोई लगेगा। कट नहीं लग रहा। फ़ोन दे दो मेरा। भाई फोन, ये तो चैलेंज हो रहे हो वैसे, फोन दे दो मेरा, देख लेंगे। लो भाई, नहीं ये चैलेंज नहीं है, चलो ये तो नहीं चैलेंज है ना। मैं इसमें कोई वो ऐसा नहीं कर रहा कि हाँ मैं लिख ही दूंगा, मैं लिख ही दूंगा, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छा लिखूंगा। अच्छा लिख दूँ, जी ठीक है। बताओ मुझे टॉपिक। हाँ, टॉपिक रहेगा जैसे भाई, मेरा नाम अनूप चहल है, ठीक है। और गाड़ी का नंबर 0004 है, फॉर्चुनर गाड़ी है, ठीक है। और यारी दोस्ती तो भाईचारा ऑन द टॉप है हमारा, ठीक है? ये मैंने टॉपिक दे दिया, ठीक है। ठीक, इसके ऊपर तो मतलब कुछ यारी दोस्ती के ऊपर उस तरह से लिखा जाए जिसमें आपका भी जिक्र हो, मेरा भी जिक्र हो, मेरी गाड़ी का हो, मेरी गाड़ी के नंबर का हो। तो हम इसमें कट नहीं लगा रहे हैं, मैं लिखता हूँ कुछ। हाँ, ठीक है जी। कुछ अलग ही कर रहे हैं भाई पॉडकास्ट में, हैं? आज तक ना वो पॉडकास्ट में ऐसा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपके नंबर से मेरी लाइन है, हाँ करते अच्छा, रहो, ठीक है, चलो, ठीक है। करो 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 करो। डन है भाई 26 मेरे को। हाँ डन, 26 सेकंड। अब मैंने मेन लाइनें अपनी लिख ली हैं जो आपने मेरे को बताया, ठीक है भाई, तो बनाते हैं। सुनाऊं? हाँ मतलब हो गया भाई, बिल्कुल। हाँ अरे भाई यार मजा आ गई, चलो ठीक है, मैं सुन लो ना। भाई, ध्यान से सुनियो, ठीक है? मजा आ जाएगा, ठीक है। पूरी एनर्जी के साथ भाई, पूरी एनर्जी। अक्षय कुमार सर वाली बात है, पूरी ये एनर्जी के साथ। स्पेशल गाना है अनूप भाई के लिए, अनूप चहल, ठीक है जी। चलो। गाड़ी राखी फॉर्च्यूनर नंबर 0004, अनूप चहल के चर्चे पूरे यारों का, वो यार फरीदाबाद का लड़का धुम्मे ठारा, यो तो पूरा कहर मचा रहा, चाले इनका एक ही नारा, ऑन टॉप है भाईचारा। भाईचारा तो ऑन टॉप है भाई, वैसे है ना भाई कसम तो विश्वास न हो रहा है यार, कसम तो बहुत बढ़िया लिखते हो यार आप, दिल से। बस थॉट आ जाता है तो लिख लेते हैं। आपने टॉपिक दिया तो बस वो था कि ये लाइनें जोड़ के कुछ बनाया जाए, कुछ तो ना बढ़िया बना ऑन टॉप भाईचारा है। भाई। चलो भाई, चलो अगले क्वेश्चन पा रहे हैं। हालांकि ये चैलेंज ना था, मुझे लग रहा था हाँ लिख दोगे, पर इतना बढ़िया लिख दोगे ये ना बताता भाई।
श्योर। इसी का गाना बना दें फिर आपका, है ना? भाई मेरा गाना बना दो यार। ठीक भाई मेरा कोई गाना ना बना रहा कि प्यार ना करते क्या भाई मेरे तक। कोई नहीं, मैं बनाऊंगा। भाई लाइफ में कभी धोखा मिला है? लाइफ में धोखा तो खाना चाहिए, मुझे लगता है बढ़िया चीज़ है। मैं लड़की के बारे में बात ना कर रहा। नहीं, मैं लड़की की नहीं कर रहा। जैसे देखो जो आपका प्रोफेशन है जी ना, इसमें कई बार ऐसा ना हो जाता कि भाई मैंने जैसे कोई कुछ आपको वो दे दिया, प्रोजेक्ट दे दिया कि भाई मेरा आपको ये गाना करना है, जी और आप तो अब बात करके गया और कल आपको पता चले कि अनूप ने तो और कहीं तक करा लिया। ऐसा कुछ धोखा हाँ, ऐसे तो बहुत डायरेक्टर के द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा, या फिर किसी ये इंडस्ट्री में ना अब इसे धोखा भी नहीं कहने लग गए, अब तो ये नॉर्मल हो गया है। ये पहले धोखा होता था, अब तो इसमें धोखे वाली वो रह नहीं गई, क्योंकि मुझे लगता है हर एक के साथ ये एक्सपीरियंस होगा, हर कलाकार के साथ, कि आप कोई चीज़ करके आते हो या आपके पास कोई चीज़ आई, आप उसको बड़े दिल से करते हो, बड़े मन से करते हो, लेकिन वो एंड मोमेंट पे जाके कहीं ना कहीं जो है ना, या कंपनी की तरफ से ऐसा हो जाता है कि, और बहाने भी अलग अलग होते हैं कि जी प्रोड्यूसर ने मना कर दिया, या डायरेक्टर सर को ये चीज़ समझ नहीं आई, या इसमें ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और कई कलाकारों के साथ होती हैं। तो मुझे लगता है कि वो धोखे जो है ना, वो आपको एक्सपीरियंस देते हैं, आपको उससे सीखना चाहिए। लाइफ में धोखा जरूरी है। हाँ, और जब आपका समय आए, जब आप अच्छे से काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, तो वही कंपनियां जो हैं वो आपके साथ दोबारा से जब काम करने लगे, तो दोबारा वो धोखा नहीं खाना, बस इस चीज़ को ध्यान रखना कि है। दोबारा धोखा ना खाना। आपका टोटल कहने का मतलब ये है कि लाइफ में धोखा खाना जरूरी है। अगर किसी ने धोखा खा लिया फिर वो धोखा ना खाएगा। हाँ है, किसी ने धोखा खा लिया फिर वो धोखा ना खाएगा। भाई कोई ना एक अच्छी सी लाइन सुना दो भाई गाने की, अपने फेवरेट गाने की। बढ़िया बम भोले ही सुनाता हूँ फिर मैं आपको। बम भोले सुना दो भाई। जी। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे, भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे, भोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम, तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने, भोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोलें, हर हर महादेव महाकाल बम भोले। भाई यार बहुत मतलब सीधे दिल में उतर रही है भाई बात, मतलब एक एक वर्ड ऐसे जा रहा है। वारिस भाई अब ना जैसे धोखे की बात होगी, प्यार की भी होगी, मेहनत की भी होगी, कैसे आगे चला जाए, तो अभी चलते चलते ना एक बहुत प्यारा सा मैसेज हमारी यूट्यूब फैमिली को दे दो, जो नए बच्चे आपकी लाइन में आना चाह रहे हैं जी, उनके लिए कोई प्यारा सा मैसेज बनता है भाई। मैं मैसेज हर उस व्यक्ति को देना चाहूँगा जो स्पेसिफिकली म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी आना चाहते हैं और भी कहीं पे भी काम कर रहे हैं, कि आप जो भी चीज़ करना चाहते हो ना, पहली चीज़ तो है वो दिल से करो आप। मतलब दिल से काम करना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रह के काम करना बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं होता है कि जब आप उसकी शुरुआत करो तो आपको जल्दी सक्सेस मिल जाए या जल्दी चीज़ें हो जाए, लेकिन आपको लगे रहना है, उस काम पे फोकस रखना है, उस काम को पॉजिटिवली करना है। और जब आप वो करते रहोगे तो आप उस काम में निखार आता हुआ आपको दिखेगा, और जब वो दिखेगा तो कहीं ना कहीं किसी दिन तो आपका वो समय आएगा, और जिस दिन वो समय आएगा उस दिन फिर वो पूरी कला बाहर निकाल दो। तो टोटल भाई का कितना प्यारा मैसेज है कि भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बस। है, अगर पेड़ लगाया भाई वो छाया भी देगा, फल भी देगा, लेकिन ऐसा मत सोचो कि आपने आज पेड़ लगाया तो कल बैठ गए कि भाई फल तो दे, तो उस चीज़ में टाइम लगता है। तो चलते चलते वायरस भाई अपना इंस्टाग्राम आईडी बता दो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है इट्स ऑफिशियल वायरस, VIRUSS है बाद में। SS मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, और तुम्हारे भाई की है @फरीदाबाद रॉकर्स, दोनों भाइयों को कर दो फॉलो। तो इसी के साथ चलते हैं, बम बम बोले।